हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड मैनेजरल स्किल्स। तो इसमें इस जो पूरे सब्जेक्ट में हमें ये सीखने मिलेगा कि हम जो काम करते हैं, हम जो कंपनी में या फिर कहीं भी काम करेंगे तो वहाँ का मैनेजमेंट कैसे करना होगा, एक्चुअली मैनेजमेंट होता क्या है, ये सब्जेक्ट में हम ये सब हमें सीखने मिलेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग मतलब जो थे उन्होंने अलग अलग तरीके का डेफिनेशंस बताए हैं। तो पहला क्या लिखा है, द वर्ड मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यूज। मैन्यूज मीन्स अ ड्राइविंग कंट्रोल ए टीम ऑफ हॉर्सेस पुलिंग अ कार्ट, बट लेटर ऑन मैनी थिंकर्स पुट अप द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट वेज। मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसा उसका नाम है, उससे कहते हैं जो जो हमें, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि काम कोई और करे, हम किसी और से काम कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है तो उसमें मैनेजर का रोल क्या होता है कि जो काम करने वाले जो होते हैं वर्कर्स, तो उनसे वो काम करवाते हैं और उनको भी पैसा देते हैं, खुद भी कमाते हैं, और जो उनके ऊपर जो हेड है, उनके जो कंपनी के मालिक है, उनको भी प्रॉफिट करके देते हैं। तो उससे कहते हैं मैनेजर। तो वो मैनेजर मैनेजमेंट पूरी तरह मैनेज करके दो पैसे बचाता है और अपने जो उसका जो बॉस होता है उसे वो प्रॉफिट करके देता है। सो हेनरी फेयल कहते हैं कि टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट। इसका मतलब कि हमें कुछ अंदाज़ लगाना पड़ता है और फिर उस पर प्लान करना पड़ता है, फिर उसे कि फिर जो हमारे जो आगे जो मज़दूर हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, तो उन्हें कमांड देना पड़ता है कि आप ऐसे काम कीजिए, और फिर उस हिसाब से और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कम्युनिकेशन होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जब हम टैकल करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके का, जैसे ब्लैंचार्ड ने डेफिनेशन बताया है कि मैनेजमेंट इज़ वर्किंग थ्रू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो इन सभी ने अपने अपने भाषाओं में मैनेजमेंट क्या है वो बताया है, लेकिन मैनेजमेंट का एक ही मीनिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द इफेक्ट्स एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। आप फिगर में देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या है कि देखिए, अभी मैनेजर कंपनी में मैनेजर का काम क्या होता है, तो हम लोग तो अगर जो बॉस होता है कंपनी का, तो वो तो अगर चाहे तो डायरेक्टली वर्कर से काम करवा के उन्हें पैसे दे सकता है, वर्कर से काम ले सकता है। तो मैनेजर की हमें ज़रूरत क्या है, वो खुद भी कमा लेगा उतना, तो वो खुद भी कर सकता है। मैनेजर की ज़रूरत इसलिए है कि मैनेजर के इस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस पर। कुछ नुकसान होता है तो बॉस को उसे जवाब देना पड़ता है। तो बॉस हर वो चीज़ नहीं कर सकता, इसलिए उसे मैनेजर को रखना पड़ता है इन बिटवीन। तो जैसे कि अचीवमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। मतलब वर्करों से काम करवा के हमें जो प्रॉफिट कमाएंगे, तो उन्हें उन जो हम प्रॉफिट कमाएंगे, जितनी लागत है, मतलब हम लोग ने जितना लगाया है, उसमें से जो प्रॉफिट हमने निकाला उसमें से हमको वर्कर्स को भी देना है, हम भी कमाएंगे और बॉस को भी प्रॉफिट करके देना है। तो इससे कहते हैं हम मैनेजमेंट। तो ये सब करने के लिए मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो इसे हम इसलिए मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस या कोई भी काम करने में। जैसे कि आपने ये फिगर देखिए, फिगर 1.1 में दिया हुआ है कि वर्कर को डायरेक्टली टास्क दे दिया है, और यहाँ पे आगे लिखा है विदाउट मैनेजमेंट, कि अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो वर्कर डायरेक्ट बॉस क्या करेगा, वर्कर को काम देगा और वर्कर सीधा वो काम चालू कर देगा।
लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, और सेकंड सेकंड पहले उससे पहले मैं बता दूँ सेकंड में क्या लिखा है, मैनेजर, फिर अदर पीपल और फिर टास्क लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर मैनेजर नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई भी काम अगर बॉस डायरेक्टली वर्कर को देता है तो वर्कर ऐसे होते हैं जिन्हें जितना काम कहो उतना ही काम करते हैं, वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो, या फिर कुछ हमारे लॉसेस हो गए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उस चीज़ का। लेकिन मैनेजर उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं कि हाँ मुझसे हुआ है ऐसा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का रोल क्या है और उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है, हम लोग मैनेजमेंट क्यों इतना महत्व दे रहे हैं, हम मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट हमें दे दिया है तो क्यों दिया है, हमको क्या मतलब है मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। वो तो हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि हाँ मैनेजर है वो सब कुछ मैनेज करता है, बट इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो समझना बहुत ज़रूरी है, एक मैनेजर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 1.2 में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। फिगर 1.2 दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजर जो मैनेजमेंट होता है तो उसे क्या क्या इनपुट लगता है और वो आउटपुट क्या क्या दे सकता है, तो वो सारी चीज़ें इस फिगर के इसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस इन द सेंस कि ह्यूमन मतलब हमारे हो गए वर्कर्स, तो हमें काम अगर चाहिए, कोई प्रोडक्ट बनाना है या कोई भी चीज़ करना है तो उसके लिए वर्कर्स लगेंगे। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इसलिए कि काम हमारा फास्ट हो या नए नए मशीन्स आए तो हमारा काम क्या हो, फास्ट हो, टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमें फ़ायदा इनडायरेक्टली हमें ही होगा। नाउ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब जो फाइनेंशियली जो पैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हमने काम चालू कर दिया बिना इन्वेस्टमेंट का। अगर कोई भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेस लगेगा, मतलब पैसे तो लगेंगे। ये तो आपको भी पता होगा कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ तो लगाना पड़ता है। तो ये सारे हो गए, ये तीन चीज़ें हो गए हमारे इनपुट। क्या क्या थे कि पहला हमारे लगेंगे ह्यूमन रिसोर्स दैट इज़ वर्कर्स, टेक्नोलॉजीज दैट इज़ मशीन्स, नए नए मशीन्स आएंगे, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसे लगेंगे। अब मैनेजमेंट फंक्शन, तो मैनेजमेंट जब पूरा फंक्शन कर लेगा, मैनेजमेंट फंक्शन मतलब कि हम मैनेजर क्या करेगा, पूरा ये सब तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके वो आउटपुट देगा। वो क्या आउटपुट देगा अभी हम देखते हैं। तो पहला है गोल सेटिस्फेक्शन, मतलब जितना कंपनी ने सोचा था, पूरे यूनिट ने जितना सोचा था कि इतना हमने लगाया है, इतना चीज़ हमने लगाया है, हमारी लागत इतनी है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट इतना किया है, तो इस पे से आउटपुट उतना आना चाहिए, उतने पैसे, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो उतना प्रोड्यूस होना चाहिए, आना चाहिए। डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा, जो जैसे कि प्रोडक्ट एक बना है, तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करने के चक्कर में कभी कभी जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्वालिटी उसका थोड़ा सा कम हो जाता है, तो प्रोडक्ट ख़राब बन जाता है। तो इसीलिए जो हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एकदम डिज़ायरेबल होना चाहिए, कि जैसे हमने सोचा है वैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जितना हो सके हम लोग ने जो रिसोर्स लगाए हैं, जैसे मटेरियल्स, जो कोई एक प्रोडक्ट बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है, तो वो मटेरियल को हमको पूरी तरह यूटिलाइज करना चाहिए, हमें उसमें से वेस्टेज नहीं निकालना चाहिए। वेस्टेज कम से कम होना, वेस्टेज नहीं होगा ऐसा नहीं होता, लेकिन वेस्टेज कम से कम हो ये हमें कोशिश रखनी चाहिए, ताकि हमको जो बेनिफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हमारा जो मटेरियल हो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। नाउ ग्रोथ ऑफ बिज़नेस, फिर ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, हम तो प्रॉफिट तो सबको करना है, कमाना है, सबको करना ही है, बट बिज़नेस का ग्रोथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही लेवल पे स्टक रह जाए,
ऑर्डर्स आने बंद है, जैसे जैसे कि एक कंपनी है, सपोज़ एक कंपनी है, तो अगर वो एक प्रोडक्ट बना रही है, एक एक दिन में 100 प्रोडक्ट डिस्पैच कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज़ 100, मतलब उसमें ग्रोथ होना चाहिए। कुछ एक महीने बाद या 2 महीने बाद कुछ तो ग्रोथ होना चाहिए, जैसे 150 पे 150 पे जाना चाहिए, 150 फिर पैकेट्स उसके प्रोड्यूस होने चाहिए, प्रोडक्ट्स निकलने चाहिए। और वैसे तो इस तरह से हमारा बिज़नेस ग्रोथ होगा, और बिज़नेस ग्रोथ होगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मार्केट स्टेटस, हाँ, और एक मार्केट स्टेटस हमारा जो भी हम बिज़नेस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारे मार्केट में हमारा जो एक स्टेटस है, मतलब ये क्वालिटी, ये डिपेंड करता है क्वालिटी पे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, लोग खाली हम बोल रहे हैं कि हम अच्छी क्वालिटी का काम प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हम फिर उस चीज़ को फिर लो क्वालिटी में बेचें, तो ऐसे क्या होगा, हमारा मार्केट में नाम ख़राब हो जाएगा। फिर लोगों को ये लगेगा कि ये सब मतलब बस दिखावा है, ये लोग मार्केट में बस नाम कमाने के लिए नहीं, और इस तरह से क्या होता है, नाम ख़राब हो जाता है। तो हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें तो ये चीज़ें हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट, तो रोल एंड, और तो ये सब चीज़ें हैं कि हम जो मैनेजमेंट है उसका इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हमें जो मैनेजमेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मतलब क्या क्या होने चाहिए। मैनेजमेंट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए। दैट इज़ गोल ओरिएंटेड, तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, अचीव गोल्स इज़ द टारगेट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कोई एक गोल, हमें एक मैनेजमेंट में क्या करना होता है कि हमें एक गोल सेट करना होता है कि हमें 1 मंथ में या फिर 6 मंथ में या जितने भी इस 1 मंथ में हमें इतना प्रोडक्ट सेल करना है, हमें प्रोड्यूस करना है, इतना सेल करना है और इतना हमें प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट है आपका कैटलिस्ट। मैनेजमेंट प्लेज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, इट हेल्प्स टू गेट आउटपुट यूजिंग इनपुट लाइक मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। सॉरी, यानी कि मतलब क्या लिखा है, इट हेल्प्स टू गेट आउटपुट यूजिंग इनपुट्स लाइक मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, प्लेज अ कैटलिस्ट रोल। मैनेजमेंट कैसा एक कैटलिस्ट की तरह रोल करता है, क्या बताता है कि इट हेल्प्स टू गेट आउटपुट, ये हमें आउटपुट देता है। यूजिंग मतलब हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा, जब इनपुट होगा तब, मतलब कोई चीज़ हम लगाएंगे तभी उसका आउटपुट हमें मिलेगा। तो जैसे इसमें इसमें जो लागत है, मतलब इसमें जो हमें लग रहा है, वो एक तो मैन हो गए, जैसे वर्कर्स हो गए, काम करने के लिए आदमी चाहिए, मशीन लगेगी, मटेरियल लगेंगे, बिना मटेरियल के काम नहीं होगा, और पैसा, सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा, फाइनेंशियल मनी। नाउ आगे, प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। अब मैनेजमेंट कैसा होता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है, ये कभी रुक नहीं सकता, तो और ये रुकना भी नहीं चाहिए, ऐसा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि ये कभी रुकना, ये प्रोसेस है वो चलते ही रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया तो फिर जितने भी वर्कर्स हैं सब लोगों को दिक्कत हो जाएगी। सो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस, इट नेवर स्टॉप्स। नाउ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी इज़ द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, सिस्टम वर्क्स अकॉर्डिंग टू ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब जो ऑथर, जैसे हम बोल सकते हैं कि जिसने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑथोरिटी की, जवाबदारी जो लेता है, तो समझिए कि इट इज़ द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे हमारा हार्ट, मतलब हमारा शरीर जो है वो हमारे हार्ट के हिसाब से काम करता है, कि हमारे हार्ट जब तक चलेगा तब तक हमारे शरीर ज़िंदा है, और नहीं चलेगा इट मीन्स हम डेड हो गए। तो उसी तरह से मैनेजमेंट में भी वैसा है कि अथॉरिटी जो है वो एक हार्ट है। अगर हार्ट, अगर अथॉरिटी है तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चलेगा, अथॉरिटी नहीं है तो आपका मैनेजमेंट मिसबैलेंस हो जाएगा, और उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नेक्स्ट है आपका
unifying force. Management works like an unifying force among all its resources and components. Without management, such unity is not possible. अभी क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट वर्क्स लाइक एन यूनिफाइंग फोर्स अमॉन्ग ऑल इट्स रिसोर्सेस एंड कंपोनेंट्स। मतलब कि जो हमारे जितने भी रिसोर्सेस है, जैसे कि मैंने बताया था, मैन लगते हैं, मैन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स लगता है, आपका टेक्नोलॉजी लगता है, और तीसरा चीज़ है आपका फाइनेंशियल। तो इन सब रिसोर्सेस को यूज़ करके और कंपोनेंट्स मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, यूनिफाइंग फोर्स। विदाउट मैनेजमेंट सच यूनिटी इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैनेजमेंट के बिना ये जो यूनिटी है, ये जो यूनिफाइंग फोर्स है, वो पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम हार्मनी इफ़ेक्ट। हार्मनी इफ़ेक्ट क्या होता है कि मैनेजमेंट शोज़ द हार्मनी इफ़ेक्ट इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इट मीन्स कि हार्मनी एक्चुअली मीनिंग है, साधारण भाषा में बोलूँ तो तालमेल। जैसे हम क्रिकेट का मैच वगैरह देखते होंगे आप, तो उसमें क्या होता है कि देखिए अभी दो जो बैट्समैन होते हैं, एक नॉन स्ट्राइकर एक नॉन स्ट्राइकर, अगर उनका तालमेल बिगड़ता है तो एक रन आउट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, नुकसान किसको होता है, पूरे टीम को होता है कि एक जन आउट हो गया है, एक विकेट गिर गया है हमारा। तो इसी तरह हार्मनी इफेक्ट, मैनेजमेंट शोज़ हार्मनी इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मतलब कि अगर हार्मनी इफेक्ट, अगर तालमेल सही रहा, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल में रहेगा। अगर हमारा तालमेल नहीं है कि हम कुछ और बोल रहे हैं, अगर सपोज़ मैनेजर है, अथॉरिटी है, मैनेजर है और वर्कर है, तो अथॉरिटी से जो मिल रहा है, जो कोऑर्डिनेशन, जो वो जो बोल रहे हैं करने के लिए, तो वर्कर कुछ और कर रहे हैं और तालमेल नहीं है, तो प्रोडक्ट भी उस तरह से नहीं बनेगा और नुकसान कंपनी को होगा, और नुकसान होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा। सो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। हार्मनी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हार्मनी दैट मीन्स तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ओके, so management is a multidisciplinary subject. Many disciplines areas like engineering, psychology, economics, sociology, operation management research, public administration are all together in management। मतलब मैनेजमेंट में जैसे कि आपने कंपनी में देखा होगा, कोई एक डिपार्टमेंट है जो रिसर्च करता है, कोई एक डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन करता है, कोई एक डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन जैसे उसके जो डिज़ाइनिंग है उस चीज़ में होता है। तो हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें किस में आती है, एक ही चीज़ में, मैनेजमेंट में। कि मैनेजर इन सब को देखता है कि काम बराबर, हर एक डिपार्टमेंट का काम सही से होना चाहिए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इट मीन्स कि मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें, सब ये जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी काम हो रहा है, वो सब मैनेजमेंट के अंडर आ जाती है। सो हमने देखा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल हम देखने जाए अब, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कि किस प्रिंसिपल्स पे ये काम करते हैं। जो मैनेजमेंट है, तो किस प्रिंसिपल, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, वो हम अब देखेंगे। सो हेनरी फेयल के हिसाब से टोटल 14 प्रिंसिपल्स है। तो हम एक एक करके समझेंगे, इसे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे ये क्या है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑथोरिटी। जी, ऑथोरिटी क्या होती है, दैट इज़ पोजीशन, डिज़ाइन, डेजिग्नेशन, सीनियरिटी डिफाइंस ऑथोरिटी। मतलब जो कंपनी में जो सबसे हेड होगा उसे हम, मतलब वो ऑथर हो गया, मतलब उसके हिसाब से सब होगा, वो जैसा कहेगा वैसा ही होना चाहिए। ऑथोरिटी इज़ रिफ्लेक्टेड एज अ पावर इन मैनेजिंग द वर्क। मतलब उसके पास कई सारे पावर्स होते हैं, मतलब जो भी होगा कंपनी में वो उसके देख रेख में होगा, उसके बिना
मतलब कंपनी चल मतलब उसके इस अगर कोई आदमी दूसरे हिसाब से काम करता है तो वो नहीं चलेगा, उसके हिसाब से ही काम करना। यहाँ तक कि जो मैनेजर होते हैं उनको भी अथॉरिटी के हिसाब से काम करना पड़ता है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करना होता है। इफ़ अथॉरिटी इज़ यूज्ड इन गुड सेंस एंड इन पॉजिटिव मैनर द सिस्टम वर्क स्मूथली। अगर अथॉरिटी जो जो ऑथर है, जो कंपनी का ऑथर रहेगा, तो वो अगर अच्छे गुड सेंस में अगर काम करे और पॉजिटिव मैनर कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम ये इतना गोल अचीव कर सकते हैं, तो जो सिस्टम है वो स्मूथली वर्क करता है। मीनिंग्स ऑफ अथॉरिटी इज़ राइट टू कमांड। जो अथॉरिटी का मीनिंग क्या है कि मतलब अथॉरिटी हम अथॉरिटी किसको बोलते हैं कि जो कमांड देता है कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, सबको हर किसी को कमांड देने वाला ऑथर। यहाँ तक कि मैनेजर जो रहते हैं उनको भी कमांड कौन देता है? अथॉरिटी। अथॉरिटी इज़ द पावर टू एक्ट। ऑथर के पास ही ये अथॉरिटी रहती है कि हमें जो एक्ट पावर, जो मतलब कोई भी पावर, जो वो कोई भी एक्शन ले सकता है, उसके पास इतनी पावर रहती है कि वो कोई भी एक्शन ले सकता है। और कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि अथॉरिटी हेल्प्स द सीनियर्स टू गेट वर्क डन फ्रॉम द जूनियर्स। मतलब अथॉरिटी एक मतलब सीनियर्स के पास होती है, जैसे कि मैनेजर ये सब होते हैं, तो उनके पास अथॉरिटी होती है कि टू गेट वर्क डन फ्रॉम द जूनियर्स, तो कि वो वर्कर जो जूनियर्स है, वर्कर्स है, उनके पास से वो काम ले सके। हायर द पोस्ट हायर इज़ द अथॉरिटी, मतलब जितनी बड़ी पोस्ट रहेगी उतना बड़ा अथॉरिटी उनके पास रहेगा। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द अथॉरिटी, तो इट शुड बी क्लियरली नोन टू एवरीबडी डैट हु इज़ ऑथराइज्ड फॉर व्हाट। ठीक है, जैसे अभी मैनेजमेंट है, तो उस मैनेजर है तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी काम, किसी को भी काम से निकाल सकता है या फिर काम पर रख सकता है, तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से करेगा। वो उसके पास अथॉरिटी है, वो उसके पास उतना पावर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द अदर साइड ऑफ कॉइन। इफ़ देर इज़ अथॉरिटी द सेम वेटेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम्स विथ इट। मतलब कि जितनी बड़ी अथॉरिटी, जितना बड़ा पावर रहेगा आपके पास, उतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी को निकाल रहे हो या किसी को काम पे रख रहे हो तो वो आपकी पावर होगी, दैट इज़ वो पॉजिटिव साइन हो गया। लेकिन अगर कुछ आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम आपके प्रति, जो काम के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी उस आदमी को उठाना पड़ता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ में उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी उसके पास पावर है। देर इज़ नो बडी विथ ओनली अथॉरिटी एंड हैविंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास अथॉरिटी है लेकिन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हायर अथॉरिटीज़ हैव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितनी बड़ी अथॉरिटीज़ रहेगी जितना बड़ा पावर रहेगा उतना ही बड़ा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा। टॉप लेवल मैनेजर्स हैव अनलिमिटेड अथॉरिटी। जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं तो उनके पास अथॉरिटी अनलिमिटेड, मतलब वो लोग कोई भी डिसीजन वो लोग ले सकते हैं, वो उनके पास पावर रहता है। बट एट द सेम टाइम दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट उस मतलब एक तो ये हो गया कि उनके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी में कुछ गलतियां होती है या कोई मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ होती है तो वो भी उस चीज़ के ज़िम्मेदार रहते हैं, मैनेजर ही उस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, आपको बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सिर्फ आपको 4-4 5-5 पॉइंट लिख देने हैं इसमें पढ़ के, जो इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़रा आप टिक कर लीजिए और वो पढ़ लीजिए, दैट विल बी ईजी फॉर एवरीवन। इक्विटी, ओके, सो इक्विटी क्या है? अब इक्विटी देखते हैं कि मैनेजमेंट शुड नॉट फॉरगेट इक्विटी एंड ह्यूमैनिटी। पार्शलिज्म, वेरिएशन इन ट्रीटमेंट्स अमॉन्ग द employees of the same organization creates disintegration and segmentism in them. इट मीन्स कि हर एक लेवल का ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर है तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दो, या फिर उसको जो पार्शली बिहेव करो। जैसे वर्कर्स होते हैं तो वो लो कैटेगरी के होते हैं, वो गरीब होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि
उनको उनके साथ बिहेव अच्छे से मत करो और जो मैनेजर है उनके साथ बिहेव अच्छे से करो, ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी को, या फिर जो भी है रहेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको उस हिसाब से बिहेव नहीं करना चाहिए। सो पार्शलिज्म नहीं होना चाहिए। Variation in treatments among the employees of the same organization creates disintegration and segmentation in them। मतलब क्या होता है कि अभी समझिए कि दो वर्कर हैं, एक ही जगह एक ही जैसे काम करते हैं, उनको सेम सैलरी मिलती है, सब कुछ सेम है उनके बीच में, लेकिन किसी का अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार है मैनेजर का, और मैनेजर जो दूसरा है उसके साथ वो बुरा व्यवहार करता है या फिर उसके साथ मिसबिहेव करता है या फिर पार्शलिज्म करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो दोनों वर्कर है उन दोनों के बीच अनबन होगा, तालमेल नहीं होगा और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होगा। नाउअडेज मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव मेंटेन्ड इक्विटी इन कैंटीन्स फैसिलिटीज़, ड्रेस कोड, पिकअप फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। तो अभी क्या है कि सब ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कंपनीज़ है वो इक्वलिटी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इक्विटी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि कैंटीन फैसिलिटीज़, हर एक को खाना ऐसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो बड़े पोस्ट पे है उसको बहुत 5 स्टार वाला होटल का खाना मिलेगा और जो गरीब है उसको सादा खाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कैंटीन में जो फैसिलिटीज़ होगा, जिसको मतलब जिसको भी खाना है अगर कैंटीन में, तो सेम तरह का सेम तरीके से हम लोग उसके साथ बिहेव करेंगे और उसको उसे सर्व भी उसी तरह से होगा। This equity principles creates family-like environment, which definitely reflect in output of the organization। तो अगर हम इक्विटी रखेंगे, हम हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा कि इसमें जो एक फैमिली जैसी हो जाएगी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फैमिली जैसी हो जाएगी। एनवायरनमेंट एकदम बहुत खुशनुमा रहेगा, एक दूसरे को सब बिना संकोच के कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हैं। और ये सब जो हो, अगर ऐसा माहौल रहेगा तो जो आउटपुट रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा हमको जो ऑर्गेनाइजेशन को इसका फ़ायदा होगा, इनडायरेक्टली सबको फ़ायदा होगा। इट गिव्स अ डिग्निटी टू ईच इंडिविजुअल। इक्वलिटी डज नॉट मीन इक्वल वेजेस, बट इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रीटमेंट। इक्वलिटी, इक्वल वेजेस मतलब ऐसा नहीं कि हर एक को इक्वलिटी, मतलब ये नहीं कि पैसा सबको एक जैसा बराबर देना चाहिए, बट ट्रीट अच्छे से करना चाहिए कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी गरीब को, या फिर जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा हैरान नहीं करना चाहिए। उनको भी, वो भी इंसान है, वो भी एक वर्कर है, ये सोच के हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन, एनी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स डिसिप्लिन फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को अगर हमें चलाना है, अगर स्मूथ एकदम चलाना है तो हमें डिसिप्लिन रखना होगा। ऐसा नहीं, बिना डिसिप्लिन के तो कोई भी काम ही नहीं करेगा। अगर टाइम दिया है कि आपको 8 से लेके 6 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपको काम करने हैं, तो वो प्रॉपर टाइम 8 बजे आना चाहिए और 6 बजे वो जाना चाहिए, और उतने बीच में वो काम अच्छे से करना चाहिए। तो ही हमारा डिसिप्लिन होगा, तो ही हमारा मैनेजमेंट अच्छा चलेगा, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, और उसके वजह से हमारा जो प्रोडक्शन वगैरह है उस पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा। डिसिप्लिन्स ऑफ टाइम, बिहेवियर, वर्क क्वालिटी, ओबेडेंस एंड इम्पोर्टेंस इन एनी मैनेजमेंट। डिसिप्लिन ऑफ टाइम, एक तो टाइम का डिसिप्लिन होना चाहिए, एक तो टाइम का डिसिप्लिन, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। एक तो टाइम का डिसिप्लिन होना चाहिए, और बिहेवियर, मतलब हर एक का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी वर्कर से या कोई मैनेजर है उससे कोई सबको रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, और बिहेव अच्छे से होना चाहिए। वर्क क्वालिटी, क्वालिटी जो भी काम कर रहे हैं तो उसका जो क्वालिटी है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छे मैनर में, डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बीइंग ऑनेस्ट, trustworthy and following protocols of the system are expected as a discipline requirements।
मतलब डिसिप्लिन इन शॉर्ट क्या बोल रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कि रैगिंग वगैरह मतलब जो भी है रैगिंग, यहाँ पे लड़ाई जैसे रैगिंग करते हैं कुछ जो नए एम्प्लॉयज़ अगर आते हैं तो पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं, तो वो सब नहीं होने चाहिए। बीइंग ऑनेस्ट, हमेशा अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रस्ट वर्दी, हमेशा विश्वासु होने चाहिए, एंड फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स ऑफ द सिस्टम, और जो प्रोटोकॉल्स है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, आर एक्सपेक्टेड एज अ डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट विल बी सक्सेसफुल इफ़ दे हैव डिसिप्लिन वर्क कल्चर विथ देम। मतलब मैनेजमेंट तभी सक्सेस पा सकता है इफ़ दे हैव डिसिप्लिन वर्क कल्चर विद देम। मतलब डिसिप्लिन अगर रहा तो ही मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं तो मैनेजमेंट सक्सेस नहीं होगा। डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। तो डिसिप्लिन कहाँ से शुरू, डिसिप्लिन की शुरुआत कहाँ से होती है? टॉप मैनेजमेंट से होती है। ओके, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो इसमें से ही 4-5, ज़्यादा नहीं, हर एक के 4-5 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और जो ये वर्ड्स है जो मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, ये जैसे पिछले स्लाइड में, पिछले फ़ोटो में हमने देखा यहाँ पे एक जैसे तालमेल का हार्मोनी वर्ड था, तो वो सारे वर्ड्स जैसे इंजीनियरिंग जो वर्ड्स होते हैं तो वो हमें थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, बिकॉज हम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमें जो भी वर्ड्स हम यूज़ करेंगे वो एक इंजीनियरिंग मैनर पे करेंगे, हम कॉमन जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। सो इस बात को ध्यान में रखिए, अगर आप ओन वर्ड्स में भी लिख रहे हैं तो उसे एकदम ध्यान में रख के कीजिए। नाउ फोर्थ है अपना सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हेन मैनी फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी इट इज़ कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइजेशन। मतलब समझिए एक आदमी है, और अगर समझिए मैनेजर है, तो मैनेजर बोलेगा सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र अलग अलग डिपार्टमेंट को बोलेगा कि आप ये काम कीजिए, मैनेजर साहब ने कहा है, फिर आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, सबको काम सौंप देगा। फिर वो डिपार्टमेंट सब अपने अपने वर्कर्स को यूज़ करके वो वर्क करेंगे। तो मैनेजमेंट से शुरुआत हुई, मतलब मैनेजमेंट क्या है? एक सेंटर है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उनको जो क्या बोल सकते हैं, उनको जो ऑर्डर, जो कमांड देने वाला जो इंसान होता है, जो एकदम सेंटर में जिसके पास से कमांड आता है, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब वो एक सेंटर बॉडी है, मतलब एक आदमी, एक ऐसा आदमी जो सबको कमांड कर रहा है, उसे हम वो जो पोजीशन पे है उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यूनिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, importance of discipline, status in external market, brand development are the advantages of centralization function। सेंट्रलाइजेशन ये कैसे हो गया? मतलब अभी समझिए कि इन मैनेजिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, अब इंडिया को चलाने के लिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, बहुत मतलब तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन हमारा एक ही मतलब हमारे जो सरकार है, वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी एक ही संस्था है, सिंगल गवर्नमेंट एट सेंटर दिल्ली, हमारे जो गवर्नमेंट है वो एक ही है जो कि दिल्ली में है। यूनिक फ्लैग, हमारा एक ही फ्लैग है, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र गुजरात का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, एंड राजस्थान का अलग है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा इंडिया का फ्लैग है तो वो सिर्फ एक ही है और वो सबसे अलग है। एंड नेशनल एंथम, ये हमारा एक नेशनल एंथम भी है। तो ये क्या हो गया, हम सब सारे लोग जो भी हैं इंडिया में, जितने भी तरह तरह के लोग हैं, तो हम सारे लोग एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सिंगल, वो एक सिंगल है, हम एक ही संस्था से जुड़े हुए हैं, एक ही सरकार से जुड़े हुए हैं, एक ही बोल सकते हैं नेशनलिज्म से जुड़े हुए हैं। सो दिस क्रिएट्स फीलिंग ऑफ यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या बताता है कि हम जो यूनिटी हम में बढ़ जाती है। अगर हम देश की बातें करें तो अगर देश, तो पूरा देश, अब जब देश की बात आ जाती है तो सब एक प्रकार के हो जाते हैं। जैसे कि
अभी हम कोई कहता है कि मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, बट ऐसा जब देश की बात आती है तो सब कहते हैं कि हम इंडियन हैं। तो वो एक हो गया कि हम किससे जुड़े हुए हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है भारत सरकार, उसे हम सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं। तो आप समझ होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है इन शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क। अब जो काम होता है कोई भी एक डिपार्टमेंट में, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है, तो वो जो उसका जो डिवीज़न होना चाहिए, मतलब हर एक काम, ऐसा नहीं कि हर काम एक ही आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। जो काम होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज ताकि एक ही आदमी पे या फिर एक ही जो यूनिटी होती है या फिर जो ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं उन पे वो वर्क एक ही जन पे नहीं आए। लोड अगर बढ़ गया तो वो काम भी ठीक से नहीं करेगा और मैनेजमेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मैनेज करने को प्रॉब्लम होगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेलीगेशन ऑफ वर्क। When work is complicated, huge and difficult, it must be divided among the different teams. मतलब अगर काम ऐसा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है और बहुत बड़ा है, तो हमें उसे डिवाइड कर देना चाहिए। कुछ बड़ा काम है तो ऐसा नहीं होता कि हम डिवाइड कर देते हैं। हम जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है, कुछ जो टीम्स होती हैं, जब हम टीम्स बना देते हैं तो उसमें फिर डिवाइड कर देते हैं कि हाँ, एक टीम को ये काम दे दिया और दूसरे टीम को इसके बाद जो फिनिशिंग का काम है वो दूसरी टीम को दे दिया, ऐसा। तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या है। ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क पीपल गेट लेस वेरिएशन इन वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क होने की वजह से तो काम में जो वेरिएशन है, जैसे कि अगर एक आदमी पे अगर सौंप दे कि तुमको प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन तुमको संभालना है और तुमको खुद को सिर्फ मैनुअली तुमको ही करना है, तो वो हड़बड़ा जाएगा, वो एकदम परेशान हो जाएगा कि मैं करूँ क्या, स्टार्ट कहाँ से करूँ। फिर बीच में कहीं कुछ और काम आ गया तो फिर वो एकदम हैरान हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाता। तो अगर हम उस काम को डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा काम हर किसी को दे देंगे, तो काम डिवाइड हो जाएगा और उसके वजह से मैनेजमेंट जो है वो मिसबैलेंस नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा। और स्किल पीपल मेक इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑन द अलॉटेड वर्क। और जो भी आदमी को जो काम मिला है वो अपने कंसंट्रेशन से करेगा। ऐसा नहीं कि ये काम कर रहा है फिर दूसरे काम में भी दिमाग लगा रहा है, तो कंसंट्रेशन बिगड़ेगा और कंसंट्रेशन बिगड़ा मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं होगा और इसके वजह से हमें नुकसान होगा। नौ तो ये कुछ चार पाँच पॉइंट्स है, आप ज़रा देख लीजिए। इनिशिएटिव। नाउ नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? टू स्टार्ट विथ एंथुसियाज्म इज़ कॉल्ड एन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव किसे कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम सोचते हैं कि हाँ, हमें लाइफ में ये करना है, हमें मुझे इंजीनियर बनना है। अभी आप लोग की बात ले रहे हैं, हमें इंजीनियर बनना है, या फिर किसी कोई रहता है हमें पुलिस फोर्स में जाना है, हमें एयर फोर्स में जाना है, या कोई भी जो एक एम होती है। तो ये काम तो होता है बहुत बड़ा बड़ा, तो इसकी शुरुआत तो कहीं से करनी होगी। बिना शुरुआत किए तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो उससे वो चीज़ अचीव करने बहुत मतलब नामुमकिन ही है। तो आप उस जो अचीवमेंट है उसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं, जो आप सोचे हो वो नहीं कर सकते। इसलिए कहीं इनिशिएटिव, कॉमन भाषा में बोलो तो हम शुरुआत करते हैं उसे हम कहते हैं इनिशिएटिव, कि हमें कुछ तो इनिशिएटिव लेना, कुछ तो स्टार्ट करना होगा। टू स्टार्ट एंथुसियाज्म इज कॉल्ड इनिशिएटिव। डिफ़िकल्ट थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इफ़ देर इज़ नो इनिशिएटिव फ्रॉम एनीबडी। अगर जो मुश्किल चीज़ें हैं वो अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगा? इफ़ देर इज़ नो इनिशिएटिव फ्रॉम एनीबडी। अगर कोई पहला कदम ही नहीं लेगा, अगर कोई शुरुआत ही नहीं करेगा, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा उसको कि ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही है? अगर वो डिफ़िकल्टीज़ को देख के पहले ही डर चुका है तो वो इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा है, मतलब स्टार्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो अचीव कैसे करेगा? अचीव करना नहीं करना दैट इज़ अनदर थिंग, बट उस चीज़ तक पहुंचना, उस चीज़ को महसूस करना या फिर डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना, वो भी एक चीज़ है। तो कोई चीज़ को पॉसिबल बनाना, जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसे पॉसिबल बनाने के लिए हमें स्टार्ट तो लेना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा। फॉर गेटिंग सक्सेस इन डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड वर्क समवन शुड स्टार्ट एन इनिशिएटिव लेवल। तो
कोई जो है जिसको कोई एक मुश्किल चीज़ है उसमें सक्सेस पानी है। अब जैसे आप इंजीनियरिंग, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, अभी डिप्लोमा कर रहे हो इन मैकेनिकल, तो आप अभी आपने शुरुआत कर दी है, तो आपको पता है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, क्या क्या पढ़ने में। तो आप अगर आपको बनना है, तो इंजीनियर बनना है, तो आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको एग्ज़ाम्स पास करने होंगे, वो भी अच्छे नंबर से, आपको कुछ यूनिक करना होगा, तब आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकोगे। तो उसके लिए पहले तो आपको स्टार्ट करना होगा, सबसे पहले इनिशिएटिव लेना होगा। तो वो करना बहुत ज़रूरी है, इनिशिएटिव बहुत ही ज़रूरी है। गुड मैनेजर इज़ ऑलवेज एंथुसियास्टिक ऑफ इनिशिएट थिंग्स वेन एवर देर इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छे जो मैनेजर होते हैं वो इनिशिएट कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब जो अगर मुश्किल चीज़ें जो हो जाती है, तो उसमें जब हम स्टार्ट करते हैं, इनिशिएटिव करते हैं, तो वो जो अच्छे मैनेजर होते हैं वो कैसे करते हैं, बहुत अच्छा जो शुरुआत होती है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये था इनिशिएटिव, आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे पढ़ते हैं हम। रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके लिए भी, हम सब के लिए। सो पीपल मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय पेइंग देम सेटिस्फैक्टरीली। रेम्यूनरेशन मतलब अगर हम वर्कर से काम करा ले, हम बहुत मजदूरी करा रहे हैं उनसे, बहुत काफ़ी अच्छा खासा वो प्रोडक्ट हमें करके दे रहे हैं, हमको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं और हम उन प्रोडक्ट को बेच के पैसे कमा रहे हैं, और मेन मेहनत तो वर्कर्स ही करते हैं। तो अगर हम उन्हें ही उनको उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी नहीं कर सके, तो वो फिर दुखी हो जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और वर्कर्स वो बना रहे हैं, हमने उन्हें सेल किया और हम उन्हें उतना नहीं पे कर रहे जितना वो चाहते हैं या फिर सेटिस्फाई हो जाए उतने में। तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा वो मांग करते हैं, लेकिन बस उनकी सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी होनी चाहिए। तो अगर हम उतना भी नहीं पूरी कर पाए तो वो क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। अगर वो फिर और वो मन से काम नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें, मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगा, और उसके वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। सो मैनी पीपल वर्क फॉर बेटर रेम्यूनरेशन। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे रेम्यूनरेशन के लिए काम करते हैं, मतलब अच्छे पैसे उन्हें मिले इसलिए काम करते हैं। फ्यू वर्क फॉर मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड वर्क रिलेटेड सेटिस्फैक्टरीली। मतलब कुछ वर्कर्स होते हैं, मतलब सारे वर्कर्स की मुझे इतना मिल जाए तो मैं काम कर दूं ऐसा, तो वो खाली अपने जो ज़रूरत की चीज़ें वो पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। बट इट इज़ द नीड दैट ऑल ऑफ देम मस्ट बी पेड एज पर देयर इनपुट्स। तो जितना उन्होंने मेहनत की है उस हिसाब से उनको पैसा भी मिलना चाहिए। ये हमारा मेन एम है इस मैनेजमेंट में। नाउ क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस शुड बी काउंटेड वाइल गिविंग रेम्यूनरेशन। मतलब जब हम किसी आदमी को पे करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, डेजिग्नेशन वो किस पोस्ट पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेडिकेशन उसने अपना कितना 100% दिया है कि नहीं दिया है, परफॉर्मेंस उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, और एक्सपीरियंस मतलब वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उस हिसाब से उसको पे करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल गिविंग रेम्यूनरेशन। गुड रेम्यूनरेशन कीप्स एम्प्लॉय सेटिस्फाइड। अगर हम पैसा का जो व्यवहार है वो अच्छा रखेंगे तो टाइम टू टाइम उन्हें पैसा देते रहेंगे, लेट नहीं होना चाहिए। सो हमें तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे और आपका वो खुशी खुशी काम करके देंगे। तो जो भी है आपको प्रोडक्शन भी फिर आपको जो अपने मैनेजमेंट है उसमें वो कंट्रोल में रहेगा। बिकॉज़ अगर ऐसा रेम्यूनरेशन अगर ख़राब होता है तो उसका इफ़ेक्ट मैनेजमेंट पे भी होता है। नाउ फिर हमारा नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। गुड टीम वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन इन इज़ बिजी इन मैनी टाइप ऑफ वर्क। Completion of this work in time with quality with minimum wastage are the expectation from the employer.
तो एम्प्लॉयर जो टीम वर्क होते हैं, तो पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि गुड टीम वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जो गुड टीम वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, मतलब जो टीम है उसके अंदर जो हर एक, अभी समझिए 5 या 10 लोगों का टीम है, एक टीम में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को अलग अलग उसमें काम दे दिया गया है। तो हर एक जो काम होता है, जो इंडिविजुअली हर एक लोग अपना अपना काम सही तरीके से करें, तो उस जो टीम वर्क होगा, जो आउटपुट मिलेगा वो हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन इज़ बिजी इन मैनी टाइप्स ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन बिजी मैनी टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब जो टीम वर्क होता है तो वो हम इसलिए ये टीम वर्क होना चाहिए बिकॉज़ पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब पूरे जो कंपनी, अगर मैं एग्जांपल दूँ साधारण भाषा में बोलूँ तो एक कंपनी है, तो हर एक को अलग अलग काम सौंप देना चाहिए, ताकि क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे काम होते हैं अपने भी, जो बाहर से जिससे डील करना है, जो मेन हेड रहता है, बॉस रहता है, उसे बाहर लोगों से डील करना पड़ता है। तो वो जो नीचे के जो वर्कर्स हैं उन्हें जो मैनेजर मैनेज करता है कि उनसे डील कौन करता है, मैनेजर करता है बाकी लोगों से। तो ये क्या होता है, काम बांट दिया जाता है लोगों में। कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क इन टाइम विथ क्वालिटी, मतलब जो काम दिया गया है उसे टाइम में कंप्लीट करना, क्वालिटी के साथ, विथ मिनिमम वेस्टेज भी कम होनी चाहिए, आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो मैनेजर रहेगा तो वो एम्प्लॉयर से ये कहेगा कि भाई तुम टाइम में काम जो है वो टाइम में कंप्लीट करके दो, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब हमारा जो है इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि प्रॉफिटेबल जो भी हम कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबली करें। सिंगल इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेशंस ऑन मैनी फ्रंट्स। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें भी चार पाँच पॉइंट लिख दीजिए। यहाँ पे एक और पॉइंट है, बट इफ़ मैनी इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट स्किल्स कम टुगेदर, कोऑर्डिनेट ईच अदर इफेक्टिवली, देन ग्रेट अचीवमेंट्स आर पॉसिबल थ्रू दिस टीम वर्क। तो अगर हर एक जो आदमी है, इंडिविजुअल आदमी, मतलब हर एक आदमी अपना जो स्किल है वो एक साथ आके करे, समझिए किसी में अभी जैसे क्रिकेट टीम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें कोई कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, कोई विकेट कीपिंग करता है, कोई ऑलराउंडर रहता है, तो सब अपना अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जो बैट्समैन है वो बॉलिंग करेगा, ऐसा नहीं होता। जो बैट्समैन है वो सिर्फ बैटिंग करेगा, वो अपना काम करेगा। तो जब टीम कब जीतती है, जब सारे 11 प्लेयर्स जो हैं वो अपना बेस्ट देते हैं, वो अपना पूरा 100% देते हैं, और इसके वजह से तो क्या होता है कि जो टीम जो है उसे सक्सेस मिलती है, मतलब वो जीत जाते हैं, वो जो भी मैच है वो जीत जाते हैं। तो इसी तरह से कंपनी में भी होते हैं कि अलग अलग जो इंडिविजुअल्स वर्कर्स है या फिर जो एम्प्लॉयज़ है, वो लोग अपना अपना बेस्ट स्किल दे, जो अपना स्किल है वो 100% दे, तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो भी वो पॉसिबल कर सकते हैं। ना फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, डेट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डायरेक्शन मतलब जो हमें किस डायरेक्शन में जाना है वो हमें मतलब हर किसी को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इन गिविंग डायरेक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स देयर मस्ट बी यूनिकनेस ऑफ डायरेक्शन, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन ड्यू टू द डिफरेंट डायरेक्शन एवरी टाइम। मतलब क्या होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा अथॉरिटी होते हैं, या फिर एक से ज़्यादा अगर कंपनीज़ में अथॉरिटीज़ अगर बढ़ गई, तो कोई जो ऊपर जो है, अभी समझे मैनेजर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा हो गए, या फिर जो बॉस हो गए वो एक से ज़्यादा हो गए, पार्टनरशिप में काम है तो कोई बोलेगा कि इस हिसाब से काम करो, फिर वो जो दूसरा बॉस है वो बोलेगा इस हिसाब से काम करो, तो वो नहीं और इससे क्या होगा कि जो काम का जो डायरेक्शन है वो चेंज होते जाएगा, और इसके वजह से चेंज होगा तो काम स्टक हो जाएगा, काम रुक जाएगा और काम ख़राब भी हो जाएगा, तो मैनेजमेंट को बहुत दिक्कत होगी इसमें मैनेज करने में। सो हमें जो डायरेक्शन मिलने चाहिए वो एक ही होनी चाहिए और यूनिटी में होनी चाहिए, कि अगर कह दिया, जो हेड है उन्होंने बोल दिया कि इस तरीके से काम करना है, तो उसी तरीके से काम सबको करना होगा।
If direction of work are fixed, then efforts can be take effectively, which will definitely give desired results. अगर डायरेक्शन एक ही रहेगा, एक ही फिक्स डायरेक्शन पे हम काम करेंगे, एक ही रास्ते पर हम काम करेंगे कि भाई ये प्रोसेस है, इस तरह से हमें काम करना है, तो हमें रिज़ल्ट जो है बहुत वो डिज़ायर देखने में, जैसे हम सोचे हैं वैसे देखने मिलेगा, और टाइम भी उसमें वेस्ट नहीं होगा। फिर इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? मैनेजमेंट की रहती है। इट विल सेम टाइम एंड हेल्प्स टू गेट गुड रिजल्ट। मैंने जैसे बताया कि इन ये सब चीज़ इफ़ेक्ट भी टाइम पे भी करती है कि अगर डायरेक्शन हर बार हम चेंज कर रहे हैं तो टाइम भी उस चीज़ को अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो डायरेक्शन जो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, दूसरा डायरेक्शन हम यूज़ करें तो उसको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके लिए टाइम का वेस्टेज होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में हम करते रहें लगातार तो वेस्टेज जो मतलब टाइम का वेस्ट है वो कम होगा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा इनडायरेक्टली। नाउ यूनिटी ऑफ कमांड, जो हम कमांड देते हैं, सो ये क्या है एक्चुअली, देखिए आगे पढ़ते हैं। इट मे बी कॉल्ड एज वन बॉस प्रिंसिपल। मतलब कि ये क्या बोलता है, वन बॉस प्रिंसिपल, मतलब बॉस दो तीन नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैंने उसमें बताया था इसके पहले वाले टॉपिक में कि बॉस एक ही होने चाहिए। अगर दो भी है, वो डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था। ये जो है ये कर रहे हैं हम यूनिटी ऑफ कमांड की, जो बोल दिया कि कमांड एक ही रहेगा, कि बॉस एक ही रहेगा, कि व्हेन हायर अथॉरिटीज़ आर मोर देन वन देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट गाइडलाइंस टू द सबऑर्डिनेट्स। तो अगर हायर अथॉरिटीज़ मतलब जो बॉस अगर दो तीन, जैसे पार्टनरशिप में कंपनियां चलती है, दो तीन पार्टनरशिप रहते हैं, पार्टनर्स रहते हैं, तो कोई कहता है मेरे तरीके से काम करो, दूसरा कहता है मेरे तरीके से काम करो, तीसरा कहता है मेरे तरीके से काम करो। तो इससे क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम किसके हिसाब से काम करें, तीनों ही तो हमारे बॉस हैं। तो कभी भी अगर मैनेजमेंट अगर जो भी है कंपनी है, अगर वो पार्टनरशिप में भी है, दो तीन लोग हैं उसमें बॉस, तो उनको एक डिस्कस करके एक ही डायरेक्शन उन्हें सबको देना चाहिए, एक ही कमांड देना चाहिए सबको। इनडायरेक्टली बस यही बोला गया है इसमें। दिस में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फिस्को एट वर्क। यूनिटी ऑफ कमांड्स गिव्स अ बेटर रिजल्ट इन वर्क। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि हम किसके हिसाब से काम करें। सो ये भी एक टाइम का अगर देखें तो टाइम वेस्टेज होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी में क्या है आइए देखते हैं। मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ऑफ टेन्योर टू एम्प्लॉयज़। दिस क्रिएट्स सिक्योर फीलिंग्स अमॉन्ग देम विच अलाउज देम टू वर्क विथ मोर कॉन्सेंट्रेशन। स्टेबिलिटी मतलब क्या कि अगर कोई एक मैनेजमेंट है, कोई कंपनी है, तो उसे ये वर्कर्स या जो एम्प्लॉयज़ उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आप यहाँ पे आपका जो काम कर रहे हैं वो सेफ़ है। मतलब आप कहाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी बोल दिया जाएगा कि आप कहाँ जॉब छोड़ के जाइए, हमारे पास काम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो विश्वास उन्हें, मतलब वो जो आप स्टेबल है, आप यहाँ पे काम हमेशा के लिए करेंगे, ऐसा स्टेबलाइजेशन फील होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़ा सा घबराहट होगी और वो उतने कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाते। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं क्या मालूम कंपनी कब ना बोल दे, कंपनी कब हमें निकाल दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि आप यहाँ पे स्टेबल रह सकते हैं। स्टेबलाइजेशन हेल्प्स ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो उसमें जो स्टेबिलिटी है उसकी ग्रोथ में, मतलब स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ मिलता है हमें। कंसंट्रेशन इन वर्क इज़ पॉसिबल बाय स्टेबिलिटी। तो जो कंसंट्रेशन, वर्कर्स की जो कंसंट्रेशन है वो भी डिपेंड करती है किस पे, स्टेबिलिटी, इन बातों पे कि हाँ हमें विश्वास है कि हमारी कंपनी हमें कभी धोखा नहीं देगी या फिर हमें निकालेगी नहीं, या फिर वो स्टेबल है, वो सिक्योर है। इनसिक्योरिटी इज़ लेस इंस्टेबल, तो इनसिक्योरिटी उन्हें फील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन। तो ये बहुत ही छोटा सा है स्केलर चेन। इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो
स्केलर चेन ऐसा है कि इट इज़ द चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स। मतलब कि ये एक ऐसा चेन है जैसे चालू होता है बॉस से होगा मैनेजर से सुपरवाइज़र से वर्कर, और फिर जो होता है ऐसा, ये जो चेन है तो इसे हम कहते हैं एक सेकेंड, तो इसे हम कहेंगे स्केलर चेन। और ये कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस चेन शुड बी शॉर्ट सर्किटेड, मतलब ये चेन बहुत ही लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ज़्यादा लोग इसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए। 4-5 मतलब बीच में जो मेन है उन वो मेन सिर्फ 3 से 4 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट टॉपिक है आपका एस्प्रिट डी कॉप्स। इट इज़ कंसर्न विथ टीम वर्क। तो ये टीम वर्क से कंसर्न करता है, ये डिपेंड करता है कि टीम वर्क कैसे काम करती है। टीम विथ हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब टीम में जो तालमेल होना चाहिए, मैंने जैसे बताया हार्मनी, जो तालमेल है वो टीम में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एंड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और जो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में कम्युनिकेशन हमेशा होते रहना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन द टीम। अगर टीम को अपना काम अच्छे से करना, सक्सेस दिलाना है, तो उनमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें जो वर्कर्स हैं, तो उनको अपना काम अच्छे से करना होगा और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशंस और कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से करना होगा। सो आज का ये टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।